मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पीसीसी में हुआ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन। आगामी चुनाव में ओबीसी की भूमिका को लेकर हुई चर्चा। मंथन में कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज। नाथ ने कही ओबीसी की 27% लड़ाई लड़ने की बात। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से ओबीसी की एंट्री हो गई है, और हो भी क्यों ना, आखिर 2023 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, लिहाजा कोई भी पार्टी जनसंख्या पर आधारित इस सबसे बड़े वर्ग को अपनी ओर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में कांग्रेस भी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी ने बाकायदा जातिगत समीकरण साधना भी शुरू कर दी है। मौका था पीसीसी में आयोजित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय सम्मेलन का, जहां आगामी चुनाव में ओबीसी की भूमिका को लेकर चर्चा हुई, गहन मंथन हुआ। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ, ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की बैठक में नाथ ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ओबीसी के 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ नाथ ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगा डाला। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। ओबीसी का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं, हर समाज का करते हैं। ये बात तो हुई कांग्रेस की आज की बैठक की। अब जरा याद कीजिए विधानसभा के बीते शीतकालीन सत्र की, जहां सदन में प्रत्येक मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, चर्चा में केंद्र ओबीसी वर्ग ही था। जनाब, ओबीसी का मुद्दा है ही इतना संवेदनशील कि कोई भी पार्टी अपने आप को ही हितैषी बताने पर आमादा है। वहीं कांग्रेस की बैठक पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस केवल बैठ के करना ही जानती है। बैठ के ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की, तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, तो शायद विचारो एक आध पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं, और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है। तो सबरे पद उन्हीं पे हैं, तो एक आध ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। सियासत में मुद्दे कितने भी गौण क्यों न हो जाएं, समय आने पर उनका प्रयोग करना पार्टियां बखूबी जानती हैं। एक और कांग्रेस है तो दूसरी ओर भाजपा। दोनों ही खुद को जनता का हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब जब बात ओबीसी की हो तो भला कौन मौका चूकना चाहेगा। वहीं कांग्रेस की ये ओबीसी बैठक पार्टी को कितना फायदा दिला पाती है, इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे चुनावी ओबीसी की। जी हां, जिसकी गिनती शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो चुनावों से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर गरमा रहा है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही इस दल के हितैषी खुद को बताने के लिए आमादा है। लेकिन वाकई इस बात की जाए अगर पिछड़े वर्ग को लेकर, तो किसने कितनी भलाई का काम किया है, जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, और आखिर अगर अब भी जरूरत पड़ रही है पिछड़ों को आगे लाने की, तो उसकी बड़ी वजह क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। ओबीसी की सियासत में कौन होगा पास और कौन होगा फेल। मध्य प्रदेश में क्या ओबीसी भरोसे होगा 2023 का विधानसभा चुनाव। 27% आरक्षण की बात कहकर क्या नाथ ने चला बड़ा दांव। और ओबीसी बैठकों से कांग्रेस को कितना मिलेगा माइलेज, क्योंकि लगातार कांग्रेस उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर बात की जाए तो ओबीसी को आरक्षण दिलाने की बात को लेकर कांग्रेस बार बार बीजेपी पर हमलावर नजर आती है, लेकिन बीजेपी भी आरोप लगाने से नहीं चूकती। बीजेपी ये कह रही है कि कई पद ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के पास हैं, अगर वो बाकी पदों के बारे में, दूसरे बड़े नेताओं के बारे में सोचेंगे तो शायद कांग्रेस के साथ या नेताओं के साथ इंसाफ कर पाएंगे।
बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सिसोदिया जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है दोनों का। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहला सवाल स्वदेश जी आपसे, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया है? हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि नया कुछ नहीं है, आप ऐसे सम्मेलन करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर अरुण यादव को एक आध पद दे देते तो शायद आप थोड़ा इंसाफ कर देते। भारतीय जनता पार्टी जो ना कहे वो ठीक है। कुल मिलाकर के अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा जब से सरकार में आई तब से पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, हर उस वर्ग का जो पीड़ित रहा, जो परेशान रहा, जो अभाव में रहा, उसके लिए काम किया है। देखिए, जब यहाँ मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 14% किया था। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, उन्होंने उसको 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया। महाजन आयोग का गठन की बात करें तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कांग्रेस ने ही किया था। और आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार या देश की सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में खेल रही है। सांप्रदायिक दंगों की कराए जाने की समीक्षा की जगह, उनकी रोकथाम की जगह सिर्फ उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका ये देश है, मिल बांट कर सबको रहना चाहिए, किसी भी तरह की कोई बात ना हो। आप देखिए, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जिस शांति का टापू कहा जाता रहा, उस मध्य प्रदेश में सुलगने लगी है। ठीक आप बात कह रहे हैं, और आपने नहीं, कमलनाथ जी ने भी इस तरह की कुछ बात रखी है सामने, लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। खरगोन में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, उसका प्रशासन की गलती रही हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमने हनुमान जयंती पर देखा, राजधानी में जो सौहार्द का माहौल दिखा, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन आपने जो कहा ओबीसी मामले को लेकर कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो आंकड़े रखे गए वो आपने गलत पेश किए, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर ये है, आंकड़े रखे गए नहीं, गलत आंकड़े नहीं रखे गए। कुल मिला के अगर अगर आप उनके पक्ष में थे तो आप 18 वर्ष से सरकार में हैं। इन 18 वर्षों में आपने अगर कुछ किया हो तो बता दीजिए। उन आंकड़ों की बात है, अगर कोई भूल थी तो उस त्रुटि को सुधार लिया जा सकता था। आपको मजबूती से इसको लागू किए जाने की दिशा में कोई काम करना चाहिए था। आप ये बताइए, ये 18 वर्षों से सरकार में है, 14% आरक्षण की बात हो तो दिग्विजय सिंह जी ने किया, और 14 को 27% करने की बात हो तो माननीय कमलनाथ जी ने किया। इस बीच तो 18 साल का लंबा अंतराल जब से आप सरकार में है, आपने पिछड़ों के लिए क्या किया? चलिए, ये जवाब देंगे सिसोदिया जी। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक दल है और हमारा जो मूल विचार है वो अंत्योदय है। और अंत्योदय के विचार पर जब हम काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब सत्ता में हम आते हैं, सरकारें हमारी जब बनती है केंद्र और प्रदेश में, तो हम समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से उनको जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं और उसमें हम सफल भी होते हैं। उसके साथ साथ में जब समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को आरक्षण के माध्यम से अवसर देने का मौका लगता है तो ईडब्ल्यूएस को, जो सामान्य निर्धन है, उनको 10% आरक्षण हम देने का काम करते हैं। ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है उसका मार्ग प्रशस्त करने का हम काम करते हैं। कमलनाथ जी इसको लागू करके गए मध्य प्रदेश की धरती पर असत्य आंकड़ों के आधार पर, और इस प्रकार से उलझा के चले गए कि वह न्यायालय में चैलेंज हो गया और उसको न्यायालय में पक्ष समर्थन करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आज हम इस स्थिति में आए हैं कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की धरती पे ओबीसी को मिले, उसका मार्ग नहीं। लेकिन यही तो बात कांग्रेस कह रही है सिसोदिया जी कि रास्ता कांग्रेस ने बनाया, उसमें कुछ अड़चने थी, कुछ स्पीड ब्रेकर्स थे जिन्हें आपने क्लीन किया और अब उसका क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये लड़ाई लड़ी है, आरक्षण की लड़ाई कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने लड़ी। मैं यही कह रहा हूं कि कमलनाथ जी ने आनन फानन में 2000 जो अभी पिछले जो लोकसभा के चुनाव थे, उन चुनाव में 2019 के चुनाव में लाभ लेने के लिए आनन फानन में बिना प्रक्रिया का पालन करे, विधानसभा में गलत आंकड़े प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि 27% ओबीसी की जनसंख्या, जबकि 52% जनसंख्या ओबीसी की है। गलत आंकड़े पेश करके आनन फानन में 27% का एक अध्यादेश लेके आ गए, अधिनियम लेके आ गए, जो माननीय न्यायालय में चैलेंज हो गया। अगर उस समय कमलनाथ जी की मंशा ठीक होती
और प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करके और सही आंकड़ों के साथ में उसको प्रस्तुत करते तो शायद ओबीसी वर्ग के ये पूरा उलझन खड़ी नहीं होती, माननीय न्यायालय तक ये मामला नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि उलझन है। स्वदेश जी, बाद में क्या लगता है जनता के सामने भी ये जो उलझन है, ये उलझन के रूप में ही सामने जा रहा है मामला कि कांग्रेस हितैषी है या भारतीय जनता पार्टी ने उस उलझन को सुलझाया है जो आप खड़ी करके चले गए थे सरकार में? ऐसे में जो आप सियासी फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि आगामी साल की अगर हम बात करें चुनाव होने हैं और जाहिर बात है कि आपने सरकार में रहते हुए जब ये फैसला लिया तो आगे के बारे में सोचा होगा, तो अब क्या लगता है आपको कि ये उलझन वाली जो बात बार बार सामने आ रही है, आप इसे जनता को समझा पाएंगे, इस उलझन को सुलझा पाएंगे? देखिए नायनी जी, अगर हमारा चुनावी हथकंडा होता तो चुनाव के टाइम पर ये सब बातें की जाती। 2018 में मेरी चुनाव सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी ने 18 में ही पूरा मसौदा तैयार किया और तैयार करके 27% करके करने की घोषणा की और कुल मिलाकर घोषणा ही नहीं की, उसको आगे बढ़ाने का, लागू करने का काम भी कमलनाथ जी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बीच में 15 महीने में, मात्र 15 महीने में सरकार चली गई। अगर इनसे हिसाब मांगा जाए कि अब 18 वर्षों में आपने क्या किया, तो आप पिछला वर्गों के लिए एक बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार थी, मैंने पहले भी सवाल किया, उस पर जवाब नहीं दिया। अगर पिछलों की चिंता होती तो महाजन आयोग का जो गठन किया वो कांग्रेस ने किया और 10% से बढ़ाकर 27% तक पहुंचाने की बात कही, कांग्रेस ने की। और इसको 10 से 14 में भी लाने की बात हो तो माननीय दिग्विजय सिंह 14 को लेकर आए थे। कुल मिलाकर के आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हो, कुर्सी के लिए काम करते हो, देश में बंटवारे की राजनीति कर दो। आपका लक्ष्य कुर्सी है। अगर आपका लक्ष्य कुर्सी नहीं होता तो इन 18 वर्षों में आप कभी को 27%। आपका लक्ष्य कुर्सी नहीं है जी हाँ नायनी जी, लक्ष्य कुर्सी कभी नहीं रहा। अगर लक्ष्य कुर्सी रहा होता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर रही है, अगर हमारा लक्ष्य कुर्सी रहा होता तो इतने दिनों तक देश की आजादी से लेकर अब तक हम सरकार में न होते। हमने ऐसे संविधान की रक्षा की, संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया कि चाय बेचने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री। चीजें जिसके लिए सरकार में रहकर योजनाएं बनाकर उसके क्रियान्वयन को लेकर ही आप जनता की सेवा कर सकते हैं, या फिर आप एक समाज सेवी के रूप में काम करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं? सरकार काम करने का एक माध्यम है, सरकार बनाए जाना, ये काम करना है, लेकिन सोच तो होना चाहिए। जो सोच और विजन माननीय कमलनाथ जी का है वो अगर इनका होता तो कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में उस 14 से बढ़ाकर 27%। ठीक है, लंबे लोग की तरफ अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और वहीं कुछ आरोप हैं जो कमलनाथ ने भी आज लगाए हैं। हालांकि उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन दुबे सर सुन रहे हैं। दुबे जी, आपने दोनों को सुना, दोनों ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, और खासतौर से जो आरक्षण की फांस है वो अब भी फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका श्रेय जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लेने की होड़ में। देखिए, दोनों ही दल जाति की जो राजनीति है उसमें जो थोक बंद वोट की व्यवस्था है उस पर नजर लगाए हुए हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये एक वो है, बवंडर है, ये एक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। आप मानव जाति की बात को आना पड़ेगा, मानव के उस पे आप आरक्षण, दुनिया भर कितने सारे कर्मी है। आज आप फिर एक बार फिर समाज को बांट रहे हैं, जबकि जोड़ने की जरूरत है। अभी हर महापुरुष की आप जयंती मनाते हैं तो उन सबको जोड़ने की जरूरत है, समाज जोड़ने की जरूरत है। जातियां तो उसमें आई जाएगी जब समाज जुड़ेगी। आप केवल वोट की राजनीति के लिए समाज को मत तोड़ो जातियों में, क्योंकि भारत में समस्त जातियां हैं, सबका प्रतिनिधित्व है, सबकी अपनी अहमियत है। आप सम्मेलन करते हैं, आप फिर कहेंगे कि सर्वे कराओ, किस विधानसभा सीट में किस जाति के वोट जाना है, उसको टिकट दो। यही जो चल रहा है राजनीतिक बड़ाभाट। ठीक है, आपने कहा कि सबको जोड़ने की जरूरत है, और कुछ आज ऐसा ही सिसोदिया जी, कमलनाथ जी भी कहते नजर आए हैं। आपने सुना होगा उनके बयान को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। कुछ इशारा उनका खरगोन हिंसा मामले को लेकर भी था, क्या जवाब है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ओबीसी के लिए हमने कई सारे कल्याणकारी कार्य करे हैं। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, देश की आजादी के बाद पहली बार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया है। हमने देश को ओबीसी वर्ग के कई बड़े नेता दिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता। इस देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के देने का काम किया है। ओबीसी को हमने मुख्य धारा में लाने के संकल्प के साथ में ही वैचारिक अनुष्ठान प्रारंभ किया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना वही है कि पिछड़े, शोषित, वंचित को मुख्य धारा में लाएं, क्योंकि वो आज भी सरकार के माध्यम से मुख्य धारा में आना चाहने की वाट देख रहे हैं। तो उनको लाकर मुख्य धारा में लाने का काम हमने किया। जहां तक आरक्षण की बात है, 27% आरक्षण की बात है, तो मेरे मित्र कह रहे थे कि चुनाव के सामने देखकर नहीं किया। अरे ठीक लोकसभा चुनाव के पहले आपने ये पासा फेंका था और राजनीतिक लाभ के लिए फेंका था, परंतु नतीजा क्या हुआ? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आउट हो गए। सिर्फ एक जगह नकुल नाथ जीत के और लोकसभा में जा पाए। पूरी 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत के गई। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत खराब थी। आपने ओबीसी वर्ग को 27% जनसंख्या बताने का काम किया सदन में, और 27% ही आरक्षण का प्रावधान किया। क्या देश के कहीं भी किसी भी जगह ये प्रावधान हो सकता है कि 100% आरक्षण मिल जाए? आप 52% ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में हो और आप सदन में 27% बता रहे हैं। आप इस तरीके के झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और आपने उस पूरे विषय को उलझाने का काम किया। अगर आप उसको सही प्रक्रिया से काम करते तो वो न्यायालय तक नहीं जाता, पर आपको हड़बड़ाहट थी। ठीक है, आपने कहा कि पिछली बार भी जब पासा फेंका था तो लोकसभा के चुनाव सामने थे, लेकिन अब जो सम्मेलन हो रहा है, अब जिस तरीके से पीसीसी में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कमलनाथ जी कहते हैं, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब भी चुनावी पासा फेंक रही है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? क्योंकि कांग्रेस का मूल संस्थापक अंग्रेज थे, एओ थे, और अंग्रेज का रूल था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो ये वही कांग्रेसी उन्हीं के वंशज चले आ रहे हैं जो समाज में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। लेकिन सिसोदिया जी, ये डिवाइड एंड रूल का आरोप तो कांग्रेस आपकी पार्टी पर भी लगा रही है। कमलनाथ जी भी आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे इसका? चरितार्थ तो कमलनाथ जी कर रहे हैं ना अपने कर्मों से। हम तो कहीं डिवाइड नहीं कर रहे समाज को। हम तो सोशल जो है पूरी एक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। हम जो ईडब्ल्यूएस, जो हमारे निर्धन सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी हमने 10% आरक्षण देने का काम किया। हमारे एससी और एसटी के जो बंधु है, उनका भी आदिवासी गौरव दिवस के माध्यम से हमने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमने सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करी, हमने सबकी बात करी है। ठीक है, वैसे तो स्वदेश जी आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस ये कहती है कि जब जब आयोजन होते हैं भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक पे निशाना साधती है, तो ये आरोप आप पर भी लग रहा है, आप इससे बच नहीं पा रहे। देखिए अगर ये बात इनकी नीयत साफ है तो ये अपने मुंह से पहले ये बोल दे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन सब ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई। ये बात दोहरा दीजिए। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारकों को अगर ये जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं है, मेरे सिर्फ एक लाइन बोली, एक लाइन जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन बोली, एक लाइन बोली, 3 करोड़ जी, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, उसको आप रिपीट कर दीजिए। मिलता है तो जितना अधिकार देश पर हिंदू का है, और सभी उतना ही मुसलमान का है, अगर किसान उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। ये आप बोल दीजिए ना। आप डिवाइड एंड रूल का काम आप कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, विखंडन करने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बताइए, चीनी सेना घुसकर आगे मार जाती है, आप चुप बैठे हो? तो जन कल्याण सैनिक हमारे के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, अगर अंतरराष्ट्रीय नीति की बात करें तो आपकी विदेश नीति पूरी तौर पर पहले। आप महंगाई चरम पर है, चरम पर, वहाँ पे डीजल 100 के पार है और पेट्रोल 100 होने जा रहा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है। परेशान है, रोटी बनाने की, रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है लोग। स्वदेश जी, आप भी आरोप लगा रहे हैं और सिसोदिया जी का भी कुछ वैसा ही कहना है, लेकिन थोड़ा समझने की भी जरूरत है। देवदत्त दुबे हमारे साथ हैं। दुबे जी, क्या लगता है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस कई मामलों को लेकर आरोप के घेरे में नजर आ रही है? चलिए पहले मैं स्वदेश जी आपसे ही समझ लेती हूँ। आपने जिस तरीके से ओबीसी वर्ग से आने वाली विभा पटेल जी, उनको जब जिम्मेदारी सौंपी तब भी इस तरह का मामला उठा था। ये कहा गया था कि आप आधी आबादी को साधने के लिए इस चेहरे को सामने ला रहे हैं, तो आप बार बार ऐसे मामलों से क्यों घिर जाते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आपका जो एम है वो नहीं है चुनावी, आप इस मामले को चुनाव से दूर रखकर देखते हैं, आप सिर्फ भलाई की बात करते हैं, पार्टी सिर्फ भलाई पर फोकस्ड है, तो बार बार ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो उसका जवाब क्या होगा?
देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, विभा पटेल भोपाल की महापौर रही हैं। विभा पटेल पिछले 17 साल से लगातार संघर्ष कर रही है, जेल भी गई है कई बार संघर्षों के दौरान। एक ऐसी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई है जिससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनकी जो महिला विंग की अध्यक्ष है, उनका कोई मध्य प्रदेश भर में नाम तक नहीं जानता, लेकिन विभा पटेल एक ऐसा चर्चित चेहरा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हुआ है, इन्हें सवाल खड़े किए। हम जाति की राजनीति नहीं करते। अगर ये जाति की बात कहें, राजमणि पटेल को लोग राज्यसभा भेजने का काम कांग्रेस ने किया। क्यों किया? उसका भी एक रीजन है कि बहुत दिनों से राजनीति की मुख्य धारा से हट गए थे, लेकिन उनको मुख्य धारा में लेकर आने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि हम इस वर्ग का कल्याण चाहते हैं, हम इस वर्ग को सत्ता हाथ में देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया होता है ऐसा? आप दो बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नेता को मौका दे रहे हैं जो सक्रिय है राजनीति में, जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे विशेष वर्ग को आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जो जाएं वहां पर सक्रिय रहें और उनकी भलाई का काम करें। तो फिर ऐसे में जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, चाहे वो अजय सिंह को लेकर हो, चाहे वो अरुण यादव को लेकर हो, कि उनको भी मौका देना चाहिए, वो भी आपकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, वो तो खुद से मुंह से काम मांग रहे हैं कि हमें कुछ काम दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए। फिर ऐसे में उनके बारे में आपका हाईकमान कब सोचेगा? देखिए, सबके पास जवाबदारियां हैं, सबने अपने क्षेत्र संभाल लगे और सब मध्य प्रदेश भर को अपनी यात्राओं से नापने के काम में जुटे हुए हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी हो तो उन्होंने जनजागरण अभियान के तहत पूरे प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजागरण अभियान के दिग्विजय सिंह जी पूरे प्रदेश में लगातार उनके कार्यक्रम हो गए। परसों उनका इंदौर में कार्यक्रम था। कुल मिलाकर के अरुण यादव जी ग्वालियर चंबल संभाग में काम संभाले हुए थे। अभी राहुल भैया ने जो घर वापसी की जो आयोजन था, उस घर वापसी के उसमें लगे हुए थे, लगातार सब काम कर रहे हैं। वो सारे नेता उस दिन इकट्ठे होकर के इनकी बात को इस दिन दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया और साबित कर दिया कि सारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, समर्पित है और एक साथ एक झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख लीजिए नाज़नीन जी 2023 की कितना भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, जिस तरह से जनादेश का खंडित किया, उसको अपमानित किया, खरीदने की कोशिश की और सरकार बना ली। इस बात को मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी और विजन वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी 2023 में शपथ लेंगे। इसी बात की घबराहट है। ठीक है, थोड़ा अब मैं दुबे जी से समझ लेती हूँ। दुबे जी, ये बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर। अगर देखा जाए ओबीसी चेहरे को, आधी आबादी को साधने के लिए विभा पटेल को जब जिम्मेदारी दी जाती है, सवालों के कटघरे में कांग्रेस आती है, स्वदेश जी जवाब देते हैं कि सक्रिय कार्यकर्ता हैं, काम करती हैं, जानकार हैं और साथ ही साथ उस वर्ग विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसके उत्थान का काम करेंगे, इसलिए मौका दिया जाता है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है अरुण यादव को लेकर, अजय सिंह राहुल को लेकर, तो फिर ये कहते हैं कि यात्राएं बहुत हो रही हैं और कांग्रेस सक्रिय है, कमलनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये बार बार याद दिला रही है कि इन्होंने जब आरक्षण लाया तो पूरे तरीके से सही चीजों को समझा नहीं गया, तथ्य और आंकड़े गलत पेश किए गए। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि दोनों ही इस सियासत में उलझे हुए हैं, क्योंकि ना तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में इस चीज को ले पा रही है और कांग्रेस पूरी शिद्दत से इसे भुनाने के लिए तैयार दिख रही है? बिल्कुल आपने सही कहा है, दोनों ही दल जातियों के जंजाल में फंस गए। अभी आदिवासी सम्मेलन करेंगे, दलित समाज का सम्मेलन करेंगे, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करेंगे, यही सम्मेलन करते रहेंगे। आपको तो केवल जब सरकार में हो तो आप विकास की बात करिए, और विपक्ष है जो बात सरकार नहीं कर पा रही, जो न्याय है अन्याय हो रहा उसकी बात करिए। तो ये जातियों का खेल कब तक चलेगा और कब तक ये तोड़ते रहेंगे समाज को? मेरा स्पष्ट कहना है दोनों दल के प्रतिनिधियों से कि अलग अलग जातियों में मत बांटिए समाज को एकजुट होकर विकास के काम में लगाइए, प्रदेश के, देश के, और आप ऐसे निर्णय लीजिए जो सभी समाजों के लिए हो। और आप इतने अलग अलग सम्मेलन करते, कभी इसके जिस सम्मेलन में जाते उसके पक्ष की इतनी घोषणाएं कर देते हैं। आरक्षण भी यदि जितना हर समाज को दिया जा चुका है 51 से ऊपर जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसे वादे कर देते हैं जो संभव भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक धरातल पर सोचना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय। चलिए ठीक है, सिसोदिया जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि सरकार में है। सिसोदिया जी, कब तक इस तरह से वर्ग विशेष की
बात होती रहेगी, उसे लेकर राजनीति होती रहेगी, उसे लेकर मुद्दे गरमाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, क्योंकि अब सबको समान भाव से देखने की बात है। आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या सबका विश्वास जीतने के लिए अलग अलग वर्गों में बांटकर सियासत जरूरी है? देखिए, हमने जो शासन की योजना है, जो हितग्राहीमूलक योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड धारक है और वो लोग इलाज 5 लाख तक का करा सकते हैं। वो कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर नहीं है। अगर आप अस्पताल में जाके देखेंगे, आयुष्मान कार्ड धारकों की अगर वहां लाइन लगती है तो उसके अंदर सभी स्वदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको मिलेंगे। आती हूँ आपके पास। और उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अगर जाती है तो वो राशि भी आप देखेंगे कि किसी धर्म या जाति या समाज को बांट कर नहीं जाती है। वो समाज को बांट कर नहीं जाती है, वो सबके लिए जाती है। मेरा बहुत सीधा तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है? अगर यहाँ पर राज्य स्तरीय सम्मेलन पीसीसी में हो रहा है, आप जब आरोप लगा रहे हैं कि आपकी ओबीसी वोट बैंक पर नजर है, कांग्रेस से आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सबको एक समान देख रहे हैं, तो फिर क्या कांग्रेस अगर अकेली ये कर रही है तो आपकी तरफ से सवाल उठकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी वैसा ही कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि हमने ओबीसी के लिए जहाँ करा एक तरफ, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण करा। हमने आदिवासियों को भी गौरव बढ़ाने का काम किया। हमने कई सारी ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं समाज के अंदर चलाई है जिससे समाज में जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, वह समाज की मुख्य धारा में आए। उसको सरकार अपना हाथ बढ़ाकर अपने साथ में मुख्य धारा में लाना चाहती है, समाज की मुख्य धारा में लाना चाहती है। यह वैचारिक हमारा अनुष्ठान है जो सिद्ध हो रहा है। हम लास्ट कमेंट के लिए स्वदेश जी आपके पास 20 सेकंड। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, कोरोना के दौरान सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश हुआ है। ऑक्सीजन रेमडेसिविर के अभाव में मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अगर चूर्ण बांटा तो 38 लाख का चूर्ण बांट दिया, लेकिन राजनीति के आपको मिला हो। सिचुएशन थी वहां पर, मुझे नहीं लगता किसी ने भी मुंह देखा होगा या जात देखी होगी। इन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात कही। आयुष्मान कार्ड धारक लोग घर घर के चक्कर लगाते रहे, अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, उनके इलाज नहीं हुए। लेकिन फर्जी तरीके से फर्जी बाड़ा इतना होगा, मीडिया से छुपा नहीं है। लोगों पे केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। फर्जी आयुष्मान कार्डों में जो घपला हुआ है, जिन लोगों के इलाज नहीं हुए। सवाल ये भी है कि कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातिगत संतुलन को कैसे बिठाएगी? ओबीसी राज्य स्तरीय सम्मेलन ही कर पाएगी या फिर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कोई नई रणनीति कमलनाथ लेकर आएंगे? तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी बिसात पर ओबीसी को लेकर जो चौसर बिछ रही है, उसमें आने वाले वक्त में कौन किसे शय दे पाएगा और कौन किसे मात। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।